नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 10th के मैथ के प्रिपरेशन के लिए आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्या कैसे कि साल भर पूरा आपका स्टेप बाय स्टेप हमारा टारगेट जो है वो 95 प्लस का है। 95 प्लस में आपका 100 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है, 98 भी हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें इस चैनल पे काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि मैथ आपका जो है, मैथ एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। बाकी सब में भी ला सकते हैं, तो मैथ में लाना क्या होता है, इजी होता है। तो यहाँ पे हम लोग उस हिसाब से आपको तैयारी कराएंगे, स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा आपका स्कूल का, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको आगे बढ़ा जाएगा। और इतना आपको पारंगत कर दिया जाएगा मैथ में, पारंगत मतलब एक्सपर्ट बना दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपके दिमाग में आ जाएगा। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मैथ का जो नया सिलेबस आया है क्लास 10th का, उसके लिए आपके अपार सपोर्ट के लिए, जो आंखों से आंसू आ जाते हैं मेरे, तो उसके लिए धन्यवाद। आप हमारे, अब हम लोग बढ़ते हैं जो सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, द मैथमेटिक्स करिकुलम फॉर द सेकेंडरी स्टेज हैज बीन रीडिजाइंड इन अलाइनमेंट विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023। अब इसमें क्या है कि, जो सीबीएसई जो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि आपका जो सिलेबस है, नया सिलेबस जो है, रिवाइज सिलेबस प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन डेवलपिंग कोर मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसीज। मतलब जो भी है आपको जो जैसे आपको जो भी मैथ जो भी बनाइएगा, तो आपको कॉन्सेप्ट लेवल पे समझना है। ये नहीं है कि कोई रटा रटाया क्वेश्चन देगा, चाहे इस तरह से कुछ दे देगा। सब बच्चे बोलते हैं ना कि एनसीईआरटी से आएगा या इससे आएगा उससे आएगा, कि एनसीईआरटी से ही आएगा। कुछ गार्जियन बोलते हैं कि एनसीईआरटी से ही आएगा, तो एनसीईआरटी से नहीं आएगा। एनसीईआरटी आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया कि जिसमें हम लोग ये कर सकते हैं। आपको एक फ्रेमवर्क दे दिया है कि जहाँ पे आप जिस तरह का क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग, कि आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाएगा कि आपका सारा जो है वो जो मैथ्स है वो आपका कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे हम लोग इसको, मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन देख के ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप इसको कैसे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, और जो सॉल्व करने का तरीका हो वो क्या हो आपका। तो मेन है कि कॉन्सेप्ट समझना। आपको जब कॉन्सेप्ट समझिएगा, तो कॉन्सेप्ट समझने में क्या होगा कि कॉन्सेप्ट समझने के कारण होगा कि आपका कोई भी क्वेश्चन, देखिए होता ये है कि जैसे अदर बोर्ड्स में है, बिहार बोर्ड में है जो बच्चे, मतलब मेरा जो सेंस है कि बिहार बोर्ड में बच्चे जो क्या होता है कि वो क्वेश्चन खाली समझते हैं। मतलब एक क्वेश्चन बना लिए, उस क्वेश्चन को रट गए, उसके हिसाब से आपका आ गया। ये होना नहीं चाहिए। होना ये चाहिए कि आपको प्रोसेस आना चाहिए, एक प्रोसेस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो जितने भी बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि आपको एक क्वेश्चन आ गया या एनसीईआरटी से आएगा, ये चीज़ आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सिर्फ आपको वो क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है, थोड़ा देर कैमरा ठीक कर लिया जाए। यहाँ पे जो हमारे पास दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिकल मॉडलिंग, ये हो गया आपका मैथमेटिकल कॉम्पिटेंसी इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजेशन, मैथमेटिकल मॉडलिंग, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग एंड डाटा एनालिटिक्स। तो जो भी चीज़ है, जो जितना भी चीज़ आपको दिया हुआ है, सबको आपको कॉन्सेप्ट के बेस पे समझना है। ये है कि आपका ग्रेटर एम्फेसिस हैज़ बीन लेड ऑन competency based learning outcomes, encouraging students to connect mathematical concept with everyday situations and interdisciplinary context। मतलब क्या है कि आप
का मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो इतना हो जाए कि आप उसको डेली सिचुएशन में जो है जैसे डेली जो सिचुएशन आता है, मैथ का सेंस ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना होता है तो आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं जल्दी, ये चीज़ होता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द बोर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट द सेकेंडरी स्टेज आर टू हेल्प द लर्नर्स टू डेवलप लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग का मतलब ये हो गया कि किसी भी सिचुएशन से आप कैसे निकल सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया कि मतलब उसको हर अच्छाई बुराई सब कुछ देखना आपको आना चाहिए। बिल्ड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एनालाइज एंड सॉल्व डाइवर्स प्रॉब्लम्स विद कॉन्फिडेंस एंड एडेप्टेबिलिटी। Communicate mathematical ideas effectively using appropriate language, symbols and representation। मतलब आपको ये आना चाहिए कि आप देखिए, होता ये है कि 10th तक मैथ आपका कंपलसरी है। 10th के बाद आपका मैथ जो होता है, मैथ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, चाहे तो आप मैथ लें, चाहे कॉमर्स लें, चाहे आर्ट्स लें, इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या है, 10th तक में इंडिया में 10th तक आपको मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। और ये जो होता है 10th हुआ आपका, 9 10th 11 12th, ये सारा हो गया, ये आपको सीधा मतलब आगे लेके जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका जो सिलेबस क्या क्या है मैथ में। कोर्स स्ट्रक्चर जो है क्लास 10th का, ये आपका 26 27 के हिसाब से, 27 के हिसाब से है, इतना ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग जो लेके चलते हैं इसको थोड़ा सा पतला कर लेते हैं इसको। कोर्स स्ट्रक्चर हो गया। नंबर सिस्टम आपका 6 नंबर का है, जो पुराना सिलेबस है वही है। अलजेब्रा आपका 20 नंबर का है। तो अलजेब्रा में आपको ये आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा, लीनियर इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, एपी आ जाएगा, इतना सारा चीज़ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का है। तो 6 नंबर का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें आपका डिस्टेंस फार्मूला हो गया। फिर ज्योमेट्री हो गया 15 नंबर का, ट्रिग्नोमेट्री हो गया 12 नंबर का, मेंसुरेशन हो गया 10 नंबर का। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया और आपका एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब मेन जो चीज़ है आपका, मेन ये इसके बाद वाला जो पेज है, कि जैसे इसमें हो गया कि अगर आप ये आपका फिक्स क्वेश्चन रहता है, जो पुराना सिलेबस है वही सिलेबस है, पिछले साल जो सिलेबस था वही सिलेबस है। तो 10th वाले बच्चे जो हैं, 10th वाले बच्चे या चाहें तो न्यू बुक ले सकते हैं। 10th वाले बच्चों का बुक ऑलरेडी आ चुका है, जो पुराना बुक ही है वही चल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चैप्टर डिलीट किया है, कुछ जो है वो आपका जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जो पिछले साल का एनसीईआरटी है वही आपका चलेगा। तो 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं है बुक के लिए। यहाँ पे रियल नंबर में जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर। मतलब ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये होता है जो एलसीएम एचसीएफ होता है ना, एलसीएम एंड एचसीएफ, चाहे किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड किया जा सकता है, वो तो रियल नंबर का जो क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स होता है। उसके बाद हो गया आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी √2 √3 √5, ये फिक्स रहता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। तो रियल नंबर से हमारे पास कितने नंबर का था, 6 नंबर का था। तो ये 6 नंबर में हमारे पास ऑलरेडी एक दो ऑब्जेक्टिव रहेगा, एक ये प्रूफ रहता है, ये हो जाता है। अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा पे। यूनिट 2 जो है वो अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा में पहले पॉलिनोमियल्स है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हमारा क्या हुआ कि हम पहले था कि आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना था, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी पढ़ना था। इसमें अब क्या कर दिया है, सीमित कर दिया हुआ है पहले से ही कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ना है। मतलब क्या है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बस यहाँ तक पढ़ना है। तो यही चीज़ क्या होता है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो अगले चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो होता है वो जुड़ जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर दिया जाता है, बस ये होता है। तो पॉलिनोमियल जो हो गया, पॉलिनोमियल में आपका सिर्फ ये हो गया कि पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू 0 उसका रूट निकाल लिया गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अगला चैप्टर जो है अलजेब्रा का वो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब क्या है, 9th में आपको सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ना है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे उसका सॉल्यूशन पढ़ना है। जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर। मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया, फिर आपका उसका वर्ड प्रॉब्लम हो गया, और लीनियर इक्वेशंस को जो सॉल्व किया जाता है
वो हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया, और सब अलग अलग मेथड है आपका। वो हो गया, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, कंपैरिजन मेथड है, बहुत सारा चीज़ है। जैसे यहाँ पे दे दिया आपका ग्राफिकल मेथड हो गया, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, और एलिमिनेशन मेथड हो गया। और भी बहुत सारा मेथड होता है जिससे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पुराना ही सिलेबस है, इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें पैनिक नहीं होना है। टेंथ के लिए आसान है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, तो हुआ ये है कि जो नाइन्थ का जो सिलेबस है नया, अगले साल हो सकता है टेंथ का सिलेबस जो है वो चेंज हो। नाइन्थ का सिलेबस नया वाला जो है नया, मतलब नाइन्थ का सिलेबस जैसे इस बार चेंज हुआ है, तो नाइन्थ का बुक अभी अवेलेबल नहीं है। नाइन्थ का बुक भी आपका 15 अप्रैल तक, 15 या 17 अप्रैल तक अवेलेबल हो जाएगा पूरा। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ओनली रियल रूट्स बाय फैक्टराइजेशन एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हो गया, एक फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने वाला होगा, और दूसरा हो गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस रूट डी बाई टू ए माइनस बी माइनस रूट डी बाई टू ए होता है। और बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स, ये आपका पहले से था। सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, मतलब ये हो गया आपका वर्ड प्रॉब्लम हो गया। फिर बढ़ते हैं हम लोग एपी पे। तो एपी में हो गया आपका मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया, डेरिवेशन ऑफ द एन टर्म, तो टीएन हो गया, और एसएन हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ एपी इन देयर एप्लीकेशन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स, डेवलप स्ट्रेटजीज टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट, फाइंड द एन टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब क्या है कि इसमें एपी में हम लोग का पुराना ही है, नाइन्थ में ये ऐड हो गया है, तो टीएन और एसएन जो पहले का सिलेबस था वही सिलेबस है एपी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हो गया हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला और आपका सेक्शन फार्मूला, ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा टफ नहीं है, दो फार्मूला है। एक हो गया आपका पुराना ही सिलेबस है, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स जो है वो हमारे पास इसमें नहीं है। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पहले था, उसको पहले भी हटा दिया था, अब भी हटाया हुआ। डिस्टेंस फार्मूला हो गया और सेक्शन फार्मूला हो गया, ये चीज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले पे, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में हम लोग को इसमें जैसे नाइन्थ में पढ़ना था कॉन्ग्रुएंसी, यहाँ पे हो गया हम लोग को सिमिलरिटी पढ़ना है। और स्टेट विदाउट प्रूफ, ये हो गया हमारे पास पुराना ही चैप्टर है, पुराना ही सब है। पाइथागोरस थ्योरम हटाए हुए है, बीपीटी है, ये सब सिमिलर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर हो गया, मतलब सिमिलरिटी पढ़ना है, सिमिलरिटी और बीपीटी जो पुराना चैप्टर सब है वही सब है। तो अब हम लोग आज से क्या होगा, आज से हम लोग इसको पूरा कंप्लीट मतलब शुरू से स्टार्ट किया जाएगा। फिर बढ़ते हैं हम लोग सर्किल की तरफ। तो सर्किल वही टेंजेंट वाला है कि अगर हमारे पास सर्किल ज़्यादा कुछ नहीं है, सर्किल में सिर्फ टेंजेंट का रूल है, और टेंजेंट से रिलेटेड जितना सारा टर्म है वही होता है। इस चीज़ को टेंजेंट कहा जाता है, जो बाहर से टच करते हुए निकलता है इसको सर्किल को, वो। तो टेंजेंट जो है, भले सर्किल जो है वो नाइन्थ से ईजी है। नाइन्थ में सर्किल क्या है, नाइन्थ में सर्किल में बहुत सारा चैप्टर हम लोग को बहुत सारा थ्योरम हम लोग को पढ़ना होता है। अब मेन जो चैप्टर आता है, मेन जो बच्चों को प्रॉब्लम होता है, वो हो गया इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हो गया हमारे पास 30 डिग्री, मतलब पर्टिकुलर एंगल्स वाला। और ये हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज जो है, ये हो गया आपका 90 माइनस, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, कि एक दूसरे में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन। जैसे हम लोग tan थीटा लिखते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, तो उस तरह से हो गया ये चीज़। फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हुआ, इसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ये हमारे चैनल पे पूरा डिटेल में अभी भी आपको अवेलेबल है, और जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई होगा उसमें भी अवेलेबल है। हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस जो होता है वो होता है कि मतलब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी पुराना वाला ही है, इतना ध्यान रखना है। मेंसुरेशन में बढ़ते हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सेक्टर, सेगमेंट, ये सब का एरिया आ जाता है, पुराना ही सिलेबस है।
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, फिर स्टैटिस्टिक्स हो गया, मीन मीडियन मोड और प्रोबेबिलिटी हो गया। तो ये चीज़ हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग कि जो ये क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन जो होगा स्टैंडर्ड का, वो हो जाएगा हमारे पास। जैसे याद वाद करने पे जो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने पे नहीं है, याद करने पे 54% होगा, टोटल मार्क्स 43 मार्क्स का होगा आपको रिमेम्बरिंग का और अंडरस्टैंडिंग का। तो ये आपका पूरा पैटर्न है। एनालाइजिंग हो गया आपका, मतलब 18 मार्क्स का, 19 मार्क का अप्लाइंग हो गया। सॉल्व प्रॉब्लम्स टू न्यू सिचुएशंस बाय अप्लाइंग अक्वायर्ड नॉलेज, फैक्ट्स, टेक्निक्स एंड रूल्स इन अ डिफरेंट वे। मतलब क्या होगा कि आपको क्वेश्चन जो होगा, नया क्वेश्चन जो आपको अनसीन क्वेश्चन होगा, वो हो जाएगा 19 नंबर का। फिर हो जाएगा एग्जामिन एंड ब्रेक इन्फॉर्मेशन इनटू पार्ट्स बाय आइडेंटिफाइंग मोटिव्स और कॉजेज, मेक इंटरफेरेंसेस एंड फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट जनरलाइजेशन। ये हो गया आपका, क्या कहा जाएगा उसको, मतलब वैल्यू एडेड जो क्वेश्चन होगा वो, वैल्यू एडेड नहीं, केस बेस्ड क्वेश्चन जो होगा वो 18 नंबर का होगा। सॉल्व नया क्वेश्चन जो होगा 19 नंबर का होगा, और उसके बाद 43 नंबर का जो होगा वो आपका रिमेम्बरिंग पे आएगा स्टैंडर्ड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 5+5 10 मार्क्स, ये हो गया आपका 20 मार्क्स का, जो स्कूल देगा आपको। बेसिक मैथ में क्या हुआ, बेसिक मैथ में आपको याद करने के लिए क्या आएगा, 60 नंबर का आएगा इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन का सेंस जो आपको रटना है, अच्छा ही याद करके जो लिखना है। एप्लीकेशन का आएगा 12 नंबर का, और 8 नंबर जो होगा वो हो जाएगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो चीज़। तो ये इंटरनल असेसमेंट वही सेम चीज़ है। पोर्टफोलियो हो गया। फिर प्रिस्क्राइब्ड बुक्स जो हो गया वो हो गया मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक और क्लास 10 एनसीईआरटी पब्लिकेशन हो गया। ये बुक आपका सीबीएसई पब्लिकेशन का हुआ, गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिकल लेबोरेटरी इन स्कूल्स। फिर लेबोरेटरी मैनुअल हो गया, मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर हो गया। मतलब 2 बुक आपको लेना है मैथ का। एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गया। उसके बाद क्या है कि देखिए, होता ये है कि सब कोई बोलता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, इतना ध्यान रखना है आपको। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और होगा ये कि जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं ना है, तब तक क्या होगा, हमेशा जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मतलब आपका ईच कॉन्सेप्ट जो हो वो क्लियर रहना चाहिए, ईच कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर का मतलब का आपको पूरा थॉरो नॉलेज होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के, सिचुएशन देख के, और जो भी चीज़ आपको पढ़े आपको पूरा का पूरा समझ में आना चाहिए। एक्स्ट्रा बुक आप ले सकते हैं, कि जैसे आर एस अग्रवाल हो गया। आर एस अग्रवाल बहुत पुराना बुक है, तो आर एस अग्रवाल जो हो गया फिलहाल इस साल के लिए आप ले सकते हैं। आर डी शर्मा हो गया, बेस्ट जो है वो आर डी शर्मा है। और एक और आता है स्मार्ट माइंड्स या मेगा माइंड्स का बुक आता है, वो आप ले सकते हैं। तो होता ये है कि बच्चे, जैसे गार्जियन जो हैं, गार्जियन बहुत मतलब खर्चा करना चाहते नहीं है। होता ये है कि 9 10th 11 12th 4 क्लास है, 9th 10th 11th और 12th। ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, आपके बच्चे का फ्यूचर जो होता है वो डिसाइड करता है। तो इसमें जो होता है बुक का खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब कुछ जो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको फ्री में मैथ्स पूरा जो होगा साल भर वो पढ़ाया जाएगा आपके इसके कोर्स के हिसाब से। और मैक्सिमम हमारा टारगेट है, टारगेट जो है वो 95 प्लस का है। मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, इसमें 100 का टारगेट हो गया, और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़े। ये चीज़ होगा कि कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर रहेगा, कॉन्सेप्ट जो होगा वो पूरा क्लियर रहेगा। फिर आपका जो मैथमेटिकल रीजनिंग चाहे एप्लीकेशन का जो चीज़ है, कि आप क्वेश्चन देखे, आपको सिचुएशन देख के समझ में आ गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, किस चैप्टर का फॉर्मूला लगेगा, कहाँ का फॉर्मूला लगेगा। होता ये है कि केस बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है उसके हिसाब से वो लोग, मतलब होता इजी है। केस बेस्ड क्वेश्चन जो होता है वो आप देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से, तो इजी होता है। बच्चों में उतना पेशेंस है ही नहीं। और एक और चीज़ गार्जियन से अपील है कि 9 10th 11 12 जो होता है ये आपका
आपके बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इस केस में आपको बुक खरीदने से डरना नहीं चाहिए। सब कोई बोलते हैं कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी, पर एनसीईआरटी से क्या होगा? सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी आपको एक कॉन्सेप्ट देता है कि आप उसको मतलब क्या कहा जाएगा, कॉन्सेप्ट देता है कि आपका क्वेश्चन कैसा हो सकता है, ये चीज। ये नहीं कि आपका एनसीईआरटी का पूरा बेस टू बेस दे दिया कि इसी बुक से क्वेश्चन आता है, चाहे ये होता है इसी बुक से क्वेश्चन आता है, चाहे आप का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी भी दो बुक सजेस्ट करता है। एनसीईआरटी आपका टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th और मैथमेटिक्स एग्जाम्पलर, ये चीज़ हो गया, एनसीईआरटी पब्लिकेशन का हो गया। और दूसरा है आर एस अग्रवाल और तीसरा आर डी शर्मा। आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा में से आप कोई एक बुक ले सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। फिर लास्ट में जो होगा, हमारा टारगेट रहेगा सिलेबस आपका अगस्त सितंबर तक ख़त्म हो जाए। अगस्त या फिर सितंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और जल्दी ही हम लोग अनाउंस करेंगे कि 8th के लिए भी, 8th के लिए, 9th के लिए और 10th के लिए साल भर का प्रोग्राम है मैथ्स का। हमारे चैनल से जुड़िए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, और आपका 95 नंबर का जिम्मेदारी हमारे चैनल का, इतना मैथ में। धीरे धीरे और सब्जेक्ट जुड़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे पास टीचर अवेलेबल होते रहेंगे उसी तरह हम लोग और सब्जेक्ट जो है वो जोड़ते जाएंगे। और जुड़िए। चलिए, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और पूरा लगभग इसमें आपको डिटेल दे दिया गया है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।